दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशतगर्द किस्त नंबर 13। इस ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दो ग्लोरिया, मैंने जल्दी से कहा। बास झूठ बोल रहा था, नहीं होता। वो इस मदद से हमारा सुराग लगा सकता है, उसे फ़ौरन ज़ाया कर दो। हमाकत की बातें मत करो, ग्लोरिया ने कहा। मैं इतना कीमती ट्रांसमीटर ज़ाया क्यों करूं? माँ, इसलिए कि आलम शाह हमारा सुराग लगा सकता है, और ये भी सिर्फ मफरूज़ा है। ये मफरूज़ा नहीं है, मैं जलाकर बोला। तुम आलम शाह को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। अचानक ट्रांसमीटर पर एक कहका सुनाई दिया। मैं बुरी तरह चौंक उठा। यही ग्लोरिया का था। वो ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करना भूल गई थी। फिर आलम शाह ने जहरीले लहजे में कहा, कामरान ठीक कह रहा है, तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। मुझे शुरू से ही इल्म था कि तुम घूमती फिर रही हो। सिर्फ घंटे सवा घंटे के लिए मैंने तुम्हारा सुराग खो दिया था। शायद तुमने ट्रांसमीटर को ज़मीन में दबा दिया था। न करती तो मुझे कभी इल्म नहीं होता कि तुम कहाँ हो। आलम शाह तुम्हारी बीवी, मेरी का नाम, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। आलम शाह ने उसकी बात काट दी। अब वो जिंदा है या मरे, मेरे लिए मर गई। आलम शाह कभी किसी से ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करता। मेरे आदमियों ने हर तरफ से तुम्हें घेर लिया है। अब तुम बच सकती हो तो अपनी जान बचा लो। फिर वो हकार तमेज़ लहजे में बोला, और ये कामरान, ये तुम्हारा शरीके कार है। इसे तो मैं ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि आइंदा कोई गद्दारी का तस्वर भी नहीं कर सकेगा। मैंने झपट कर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया और ग्लोरिया से कहा, इसे जार में बंद करो और गाड़ी से उतर जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गए? ग्लोरिया ने ट्रांसमीटर को जार में रखते हुए कहा। फिर तंजिया लहजे में बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आलम शाह से इतने खौफजदा हो। अगर मुझे ये इल्म होता तो मैं कभी तुम्हें इत्मीनान में ना लेती। बेवकूफ़ लड़की, मैं बुरी तरह झंझला गया। मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ, मगर जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में देना कहाँ की बहादुरी है। सुपर हाईवे पर वो हमें आराम से शिकार करेगा। हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। दोनों तरफ उसके आदमी हमारी घात में होंगे। तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया। वो लोग हमारा पीछा तो कर सकते हैं, मगर उसने फ़ोन ट्रांसमीटर अपने आदमियों को इतला दे दी होगी। उसने फ़ोन या ट्रांसमीटर पर अपने आदमियों को इतला दे दी होगी। वो लोग आगे भी हमारे मुंतज़िर होंगे। मैंने उसे कायल करना चाहा। हम लोग यहाँ से उतर के पैदल निकल जाएंगे। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि सड़क के ऐन दरमियान मुझे 2 ट्रक खड़े नजर आए। ट्रक कुछ इस अंदाज में खड़े थे कि रास्ता मसदूद था, बंद हो गया था। मुराद ने एकदम ब्रेक लगा दिए। धचका इतना शदीद था कि मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। ग्लोरिया और नसरीन भी उछलकर अगली सीटों से टकराईं। ट्रक देखते ही मैं खतरे की बू सूंघ चुका था, इसलिए गाड़ी रुकते ही मैंने बाईं तरफ निशेब में छलांग लगा दी। निशेब में छोटी छोटी मगर घनी झाड़ियाँ थी। मैं इन्हीं झाड़ियों में दुबक गया। मुराद ट्रक वालों को गालियाँ देता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। ट्रकों की दूसरी जानब पुलिस की 2 मोबाइल गाड़ियाँ मौजूद थी। सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जमा हो रहा था। पुलिस वालों ने हैदराबाद की जानब से आने वाली गाड़ियों पर कोई तवज्जो न दी थी। वो लोग उस तरफ बढ़े जिधर कराची से आने वाला ट्रैफिक था। मैं बैठे सूरज से दूसरी तरफ निकल गया। गाड़ियों के हेडलैम्प्स की जद से निकलते ही मैं तेज़ी से हैदराबाद की सिमत दौड़ा। सड़क की उस तरफ भी लोडिंग ट्रक की कतार लगती जा रही थी। मैंने मुहतात अंदाज में सड़क का जायज़ा लिया। कतार में आने वाला आखिरी ट्रक मेरे सामने था। उसके पीछे आने वाली गाड़ी अभी बहुत दूर थी। इसमें कोई मुझे नहीं देख सकता था। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं उठा और बिजली की
तेज़ी से ट्रक के पिछले हिस्से में सवार हो गया। इसमें लहसुन और प्याज की बोरियां भरी हुई थी। बोरियों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, मैं वहीं दुबक गया। बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा और मुझे ऐसा लगा कि यह सूरत हाल मज़ीद कुछ देर बरकरार रही तो मेरी मौत दम घुटने से वाक़या हो जाएगी। जेब से रुमाल निकालकर मैंने नाक पर रख लिया। इससे लहसुन और प्याज की बदबू किसी हद तक कम हो गई थी। मुझे यूं ही पड़े हुए न जाने कितनी देर हो गई थी, शायद आधा घंटा या 1 घंटा। फिर ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। मैं दिल पर जबर करके लेटा रहा। उठता तो पीछे से आने वाली मुसाफिर बस का ड्राइवर मुझे देख लेता। बस की हेडलाइट्स की रोशनी बराह रास्त ट्रक के अंदर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगने के बाद ट्रक ने अचानक स्पीड पकड़ ली, गोया मैं ख़तरे के निशान से बाहर निकल आया था। बस के ड्राइवर को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, इसलिए उसने फ़ौरन ही ट्रक को ओवरटेक कर लिया। रोशनी का सैलाब एकदम थम गया। अब सिर्फ उन कारों के हेडलैम्प्स की रोशनी थी जो बस के पीछे थी। फिर कारें भी जनाटे से आगे बढ़ गई और एकदम अंधेरा छा गया। मैदान साफ होते ही मैं अपनी जगह से उठा और निस्बतन खुले हिस्से में पहुंचकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। एक बार फिर कराची की तरफ जा रहा था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी तशवीश थी कि कहीं पुलिस ने उसे अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार न कर लिया हो। मगविया भी उसकी गाड़ी में मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि मौका मिला तो शराब गोट पहुंचते ही ट्रक से उतर जाऊंगा। ट्रक अमूमन वहां रुक जाते थे। न जाने कराची कितनी दूर रह गया था। मुराद ने भी बहुत तूफ़ानी अंदाज में ड्राइविंग की थी। हम सुपर हाईवे पर बहुत आगे निकल गए थे। मेरा ज़हन भटक कर एक मरतबा फिर ग्लोरिया की तरफ चला गया। उसने पुलिस को कैसे मुतमिन किया होगा? नसरीन की वहाँ मौजूदगी का क्या जवाब पेश किया होगा? मुझे मुराद की तरफ से फ़िक्र नहीं थी। वो अगर गिरफ़्तार हो भी जाता तो नासिर के वालिद उसे फ़ौरन ही रहा करा लेते। ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने झांक कर बाहर की तरफ देखा। हम शराब गोट पहुँच चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। मैंने तेज़ी से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और मुतमिन होने के बाद छलांग मार के नीचे उतर आया। फिर मैं लपक के बाएं तरफ निशेज़ में उतर गया। कुछ दूर अंधेरे में चलते रहने के बाद मैं एक मरतबा फिर सड़क पे आ गया और तेज़ तेज़ कदम रखता। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ मैं चंद दिन इत्मीनान से रुपोश रहकर आइंदा की हिकमत अमली तय करता। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे जहन में कई दोस्तों के नाम आए, मगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे चंद दिन ठहरा लेता। चंद एक ऐसे थे जिन से बास भी वाकिफ़ था। वो कभी कभार हमारे लिए काम करते थे। इनकी तरफ तो जाना ही फजूल था। मैं किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था। वहाँ तो बिल्कुल ही गैर महफूज होता। जब सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया तो मैंने कराची से निकलना का फ़ैसला कर लिया। मैं अगर किसी तरह लाहौर या रावलपिंडी पहुँच जाता तो बास मुझे क़यामत तक नहीं ढूंढ सकता था। वहाँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे बरसों पनाह दे सकते थे। मैंने लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया, मगर ये सब बाद की बातें थी। मुझे फौरी तौर पर सर छुपाने को एक ठिकाने की ज़रूरत थी। अचानक मेरे ज़हन में धमाका सा हुआ। मुझे अपने एक दोस्त इजाज़ का ख्याल आया जो मैट्रिक तक मेरे साथ ही पढ़ा था। फिर कॉलेज में हमारी राहें जुदा हो गई थी। स्कूल के ज़माने में मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाद में भी उससे मुलाकात होती रहती थी, मगर फिर उसका घर नहीं जा सकता था। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और ख़ासा खुशहाल था। उसके वालिद सिराजुल हक साहब आला सरकारी अफसर थे और हाल ही में रिटायर हुए थे। मैंने उसके घर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक डी में रहता था। रात खासी गुजर चुकी थी, मगर कराची की रौनकें अभी तक मांद नहीं पड़ी थी। मैंने किसी सवारी की तलाश में नज़रें दौड़ाई, मगर मुझे मायूसी हुई। सड़क पर गाड़ियां तो थी, मगर कोई रिक्शा या टैक्सी खाली नज़र नहीं आ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार मेरे नज़दीक से गुजरा। फिर उसने कुछ आगे जाकर मोटरसाइकिल रोक ली और मुड़कर मुझे देखने लगा। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो बोला, क्या ये रोड नागन चुरंगी की तरफ जा रहा है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, ये रोड सीधी नागन चुरंगी पर जाके निकलेगी। वैसे आप कहाँ तक जाएंगे?
मैं नॉर्थ कराची में जाऊंगा, अगर जहमत ना हो तो मुझे भी नागन चुरंगी तक छोड़ देंगे। तो इसमें जहमत की क्या बात है। वो मुस्कुराकर बोला, आइए बैठिए। मुझे मालूम होता है इस शहर में नए हैं आप मुझे मालूम होता है आप इस शहर में नए हैं। मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं पहली दफ़ा कराची आया हूँ। मोटरसाइकिल भी मेरे कज़न की है, उसने जवाब दिया। मैंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो शख्स मुझे बातूनी लग रहा था। मैं खामोशी से सोचना चाहता था। मेरी खामोशी से उकताकर वो खुद ही बोला, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं ज़रूरी काम से हैदराबाद गया था, जवाब दिया। इस दौरान हम नागन चुरंगी तक पहुँच चुके थे। मैंने उससे मोटरसाइकिल रुकवाई और उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर जल्दी से खाली टैक्सी की तरफ बढ़ गया जो नॉर्थ कराची की तरफ से आकर खड़ी हुई थी। नॉर्थ नाज़माबाद का ब्लॉक डी इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। शायद इलाके की बिजली फेल हो गई थी। टैक्सी मैंने मेन रोड पर ही छोड़ दी और वहाँ से पैदल इजाज़ के घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि रात के इस पैर किसी शरीफ आदमी को परेशान करूँगा। फिर इजाज़ अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उसके वालिदैन और बहनें भी थी। मैं इनके लिए अजनबी तो नहीं था, मगर इतनी रात गए इन्हें परेशान करना कहाँ की शराफत थी। मैं इसी तजब्ज़ब में एजाज के घर तक पहुंच गया। अचानक लाइट आ गई। स्ट्रीट लैंप के जलते ही इलाके में पहली सी वीरानी ना रही। गेट पर रुककर मैंने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बेल बजाने की हिम्मत ना हुई। मैंने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। इसी वक्त बंगले के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। गेट के पास मेरी आहट महसूस करके भौंक रहा था। मैं तेज़ी से पीछे हटा। अचानक गली में चौकीदार नमूदार हुआ। वो साइकिल पर सवार था और मेरे नज़दीक आकर रुक गया था और मुश्तबा अंदाज में बोला, किसके घर जाना है आपको? मुझे सिराज साहब के घर जाना है, मैंने जवाब दिया। यही सामने वाला घर सिराज साहब का है, उसने मुझे बताया। मैं आगे बढ़ा और हिम्मत करके कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर ऊपर से किसी ने पूछा, कौन है? आवाज़ इजाज़ की थी। मैं हूँ कामरान, मैंने जवाब दिया। कामरान? इजाज़ ने हैरत से दुहराया। फिर वो अंदर की तरफ गायब हो गया। कुत्ता अब भी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। इजाज़ ने गेट की जली खिड़की खोली और बाहर आकर बोला, खैरियत तो है कामरान, इस वक्त कैसे आए? आओ अंदर चलो। चौकीदार इस वक्त तक वहीं खड़ा था। जब मैं इजाज़ के साथ अंदर दाखिल होने लगा तो वो साइकिल पर सवार होकर चला गया। मैं अंदर जाते जाते झिझक रहा था। मुझे कुत्ते का खौफ था। इजाज़ ने कुत्ते को डांटा। वो एकदम खामोश हो गया। वो आला नस्ल का जर्मन शेफर्ड था। इजाज़ सीधा मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं कमरे में रखी हुई आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने मुझसे पूछा, अब तो बताओ तुम कैसे आए? यार, मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। सिर्फ एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। एक रात? क्या तुम जब तक दिल चाहे यहाँ रुको, रहो, मौज करो, मगर मुझे बताओ तुम किस परेशानी में हो? इजाज़ ने कहा, कुछ कारोबारी दुश्मन मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, इन्हीं से बच बचा कर यहाँ आया हूँ। यार, कारोबार में ऐसी क्या दुश्मनी? इजाज़ उलझ कर बोला, तुम नहीं समझोगे। मैं कल की फ़्लाइट से लाहौर से इस्लामाबाद चला जाऊँगा। अच्छा यार, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, इजाज़ ने बुरा मानकर कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो इजाज़, मैंने कहा। बस तुम ये समझो कि मुझे अपने दुश्मनों से ख़तरा है। तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? इजाज़ चौंक कर बोला, अगर किसी को कत्ल भी किया है तो मुझसे मत छुपाओ, मैं हर किस्म के हालात में तुम्हारी मदद करूँगा। इजाज़ जज्बाती हो गया। फिर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, डैडी इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो सुबह वापस आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दो, ताकि डैडी के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। तुम सुनना चाहते हो तो ज़रूर सुनो, मैंने तवील सांस लेकर कहा, मगर पहले मेरे लिए कुछ खाने को तो ले आओ। भूख के हमारे दम निकला जा रहा है। तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इजाज़ ने उठते हुए कहा, और मेरे लिए यार कोई शलवार कमीज़ भी निकाल लेना।
यार सूरत हाल तो बहुत गंभीर है। इजाज़ ने मेरी बात सुनकर कहा, मेरी कहानी सुनकर कहा। खाने से फारग होकर काफ़ी पीते हुए मैंने उसे कुछ तफसील से बता दिया था। तुम लाहौर किसके पास जाओगे? वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, इन हालात में वही मेरी मदद कर सकते हैं। यार मेरा ख्याल है तुम कुछ दिन यहीं रहो। इजाज़ ने कहा, जब ख़तरा टल जाए तो यहाँ से चले जाना। यहाँ रहने पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। अगर तुम तना होते तो कोई बात नहीं थी, मगर अपने डैडी से क्या कहोगे? वो भी तो पूछेंगे ना कि कामरान यहाँ क्यों ठहरा हुआ है। डैडी को मुतमिन करना कोई मसला नहीं, इनसे कुछ भी कह दूँगा। फिर तुम उनके लिए अजनबी तो नहीं हो। थकन से मेरा बुरा हाल था, मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। इजाज़ ने इसरार करके मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद एक तकिया और कंबल लेकर कारपेट पर लेट गया। ये थी किस्त नंबर 13।